तेरी चाहतों में तेरा इंतजार होता, यादों में तू है जवानों में होता। वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप थंबनेल में देख के इस वीडियो को टच किए, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज का विज्ञान का जो सीरीज चलने वाला है, मॉडल पेपर 1 का चलने वाला है बिहार बोर्ड 2023 परीक्षा के लिए। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जो तो नहीं किए हैं वो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कर लीजिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और वीडियो को देर ना करते हुए, अपने मुसीबतों को झेलते हुए, अपने 80 क्वेश्चंस को लगातार सीरीज में चलते हुए आधा घंटा में तुरंत कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस 80 प्रश्न में आपके 20 प्रश्न एग्जाम में रिलेटेड जरूर होंगे, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। आपके ब्लैक बोर्ड में स्क्रीन हो रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, और प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं तो कितने, 2 का नाम क्या है तो आप लोग नहीं जानते हैं। लेकिन प्रकाशिक माध्यम जानते हैं कि एग्जाम में ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको बेसिक लेवल से तैयारी हम करवा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस का प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार से होता है, लेकिन इसका नाम है सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम में जब प्रकाश गुनेगा तो विलंब की ओर झुकेगा, और विरल जाएगा तो विलंब की दूर से हट जाएगा। ठीक है, इसलिए समझने के लिए आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, बी नंबर में आप बिल्कुल करेक्ट लगाइएगा। जो ऑप्शन बी दिख रहा है, बी इज बिल्कुल राइट आंसर। बी में आप क्लिक कीजिएगा ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन से कि तारों का टिमटिमाना किसका कारण है। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण से होते हैं, तो इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट से। ठीक है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आप बोलिएगा सर कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश की ओर चल जाता है, तो वो फिर उसी माध्यम में फिर चल जाता है, लौटता नहीं है, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका तारों का टिमटिमाना का आंसर क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है कि ऑप्शन सी में, दूसरा नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो आप सी को टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ हम लिख भी देते हैं सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, ये एग्जाम से रिलेटेड भी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध आपको बताना है, तो सोच के बताइए या ऑप्शन देख के बताइए। अपर को निर्भर नहीं करता है, आप लोग निर्भर कीजिए। ठीक है, आमीटर का प्रतिरोध होता कितना है, या छोटा होता है या बड़ा होता है, या क्या लिखा ऑप्शन में, बहुत छोटा होता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर देने में कंजूसी ना कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कितना सही बना है सभी को बोलिए कि हम 80 प्रश्न में कितना प्रश्न बनाए, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आ चुका है और मैं लेट ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को स्पीडली करवा रहा हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल होता है इसका आमीटर का। तो सी नंबर देखिए, 3 नंबर का ऑप्शन किस में दिया गया है? बहुत छोटा, तो सी नंबर में दिया हुआ है, सी नंबर में। तो 3 नंबर का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर। ठीक है, ओके, बिल्कुल गाइस आप लोग समझ गए होंगे। वेरी स्टूडेंट्स, बहुत ही आप लोग अच्छे हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट में संकोचन न कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर चैनल। बिकॉज पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो कुछ ना पढ़ाएंगे। मेरा चैनल का उद्देश्य यही है कि हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बाबू? तो बहुत छोटा होता है। देखिए सी नंबर में दिया गया है, सी नंबर में करेक्ट आंसर। आप देखिए बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। चौथा नंबर प्रश्न है आपको, कि चौथा नंबर का प्रश्न है कि खिलौनों में किस प्रकार का सेल का उत्पन्न होता है जिससे खिलौना बनता है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका सूखा सेल, डेनियन सेल, सौर सेल। क्या दिया है? चौथा नंबर का ऑप्शन में दिया गया है सूखा सेल, डेनियल सेल और सौर सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर का आंसर आपको बताना है। तो आपका जो चौथा नंबर का आंसर है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे और बेहतरीन रूप से पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। जो टॉयस है,
स्पेस मतलब खिलौना होता है बबुआ। तो खिलौना जो है ये सूखा सेल में बना होता है। क्या होता है? सूखा सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस प्रकार का सूखा उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। तो चौथा नंबर में आप क्या टिक लगाइएगा सर? तो चौथा नंबर में हम टिक लगा देंगे सूखा सेल को। लेकिन सूखा सेल कितना ऑप्शन में है? तो सूखा सेल आपका चौथा नंबर में ए ऑप्शन में है। तो ए आप बिल्कुल करेक्ट लगा दीजिएगा। आपका आंसर यहीं से सही हो जाएगा और बिहार बोर्ड आपको 1 में 1 नंबर जरूर देगा। और उम्मीद है कि आप 80 में 80 जरूर लाइएगा एग्जाम में। और 20 नंबर प्रैक्टिकल देता है जिसमें आपको एक कटी नंबर नहीं कटेगा और एग्जाम में फोड़ के तोड़ के आ जाना है। तो चौथा नंबर का ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ए को टिक लगा दीजिए, बेरी आपका कोई भी रोक नहीं सकेगा। ठीक है। और ये आपको बता दें कि ये जो टिक लगा रहे हैं इसको टिक नहीं लगाना है। आपको एग्जाम में ओएमआर शीट देगा। ओएमआर शीट में आपको गोल घेरा से इसको फिलअप करना है और फिलअप के दौरान आपको एक कटी बाहर ना निकालना है ना अंदर करना है, पूरा गोल गोल भरना है। ठीक है। तभी आपका मशीनरी से चेक होता है और मशीनरी से जब चेक करते हुए तो आपका एक कड़ी बाहर आए तो बस ये गोला का नंबर कट जाता है। इसलिए बिल्कुल आप अच्छे से भरिएगा। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं या बल कहते हैं। 5वां ऑप्शन में दिया गया है बल कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं या शक्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग बाबू एनर्जी कहते हैं, मतलब ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बिल्कुल समझ गए होंगे। आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। पूछेगा आपको सर जी कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, लेकिन यही सब 10th के एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछता है अक्सर और बहुत बार पूछा भी गया है। तो किस तरह आपको आंसर का जवाब देना है हम इसलिए पढ़ा रहे हैं। 80 क्वेश्चन में आपको 100-150 सवाल हम अभी करवा देंगे। 80 तो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम करवा देंगे। ठीक है। तो 5वां का आंसर तो हम बता दिए कि ऊर्जा कहते हैं। 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी में टिक लगा दीजिएगा। आप 5 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 5 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है। बताए थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और मेरा भी नाम ओम है, तो ओम सर के नाम से आप जानते हैं। तो सीधा याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक मतलब स्पार्की एजुकेशन, स्पार्की एजुकेशन मतलब ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बराबर ओम होता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक कुलम्ब होता है। तो किसको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा महाकाल के नाम पर, भारत माता के नाम पर, अपने माता पिता के नाम पर कि हम इस चैनल से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है। और कोई पूछेगा कि आप जो 10th क्लास का तैयारी कर रहे हैं किस चैनल से कर रहे हैं, तो कॉल उठा के बोलिएगा कि हम स्पार्की एजुकेशन कर रहे हैं। बेसिक लेवल से नहीं विश्वास हो रहा तो जाइए टच कीजिए वीडियो को, अब देखिए कैसा पढ़ाता है सर। ठीक है। और बताए थे कि कुलम्ब किसका एसआई मात्रक है? आवेश का। तो समझे, आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और क्या बताए थे? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है ना। अब 5 का आंसर बता दिए थे आपको कि सी मतलब ऊर्जा। ठीक है। 6ठा नंबर पर जाते हैं। 6ठा नंबर आपके ब्लैक बोर्ड में दिख रहा होगा क्वेश्चंस की लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। अक्सर यहाँ बच्चा फंस जाता है और हम फंसने नहीं देंगे, समझा के आपको भेजेंगे। और इस प्रकार के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बबुआ। 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फंस जाइएगा, उम्मीद है कि फंस जाइएगा, लेकिन फंसने न देंगे। लेंस और फोकस दूरी में वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी बताते हैं, यहां सुनिएगा। फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर। इसलिए क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या संबंध है? तो ऑप्शन में दिया गया है तो फोकस दूरी, तो एफ बराबर R/2 हो जाएगा। मतलब फोकस की
फोकस में त्रिज्या की आधी हो जाती है, ठीक है, इसलिए संबंध है F=R/2। समझिएगा बबुआ। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन सही बनता है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बताइए जोर से, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है? तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, या इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। क्या कर रहा है? किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हवा का, जल का, सीसा का, हीरा का? बताइए किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है बबुआ? तो हीरा का, डायमंड्स। डायमंड इज वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ एंड अट्रैक्टिव। डायमंड हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज़ है और अट्रैक्टिव भी आकर्षित करता है। जो हीरा पहन लेगा वो सोचता है कि ना हम राजा ही हैं, और जो हीरा पहनता है ना वो सोचता है कि हम राजा है, और दूसरे को नहीं भी मन करेगा तो यो दिखाएगा ही, तो यो दिखाएगा कि देखो हम हीरा पहने हैं। इसलिए हीरा हमारे दैनिक जीवन और अभी का आधुनिक जीवन प्रेजेंट बहुत उपयोगी है बाबू, बहुत उपयोगी। जो जिसके पास हीरा रहेगा ना वो सोचता है कि हम प्रधानमंत्री ये हैं। बताइए, तो वही बात है। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा बाबू, ठीक है। तो 7वां नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7वां नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। 7वां नंबर का डी और 6ठा नंबर का आपका बी हो जाएगा। सॉरी लिखने भूल गए थे हम, ठीक है। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन से तोड़ फोड़ के जवाब दीजिएगा, ठीक। रेडी फॉर यू गाइस? समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना, अल्पतम दूरी कितनी होती है? मतलब सामान्य आँख है, स्पष्ट की दूरी, अल्पतम दूरी मतलब अल्पतम, न्यूनतम नहीं अल्पतम। सुनते हैं? बताइए, यहाँ बता देते हैं, आपको बताना नहीं है। न्यूनतम कहेगा और फिर कहेगा अल्पतम या अधिकतम। अल्पतम में टिक लगा दीजिए। न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम या अल्पतम कहेगा तो इन्फिनाइट मतलब अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे ना? हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। तो 8वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर नहीं, 25 मीटर भी नहीं, 25 मिलीमीटर भी नहीं। क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डी में ऑप्शन दिया है ना कि अनंत है, इसलिए डी आंसर राइट हो जाएगा। 8 का डी आंसर राइट आंसर, ठीक है। चलिए, श्वेत प्रकाश कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है जो प्रिज्म के होने के बाद सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का सी नंबर, रेड मतलब लाल हो जाएगा। और इसको समझना है आप लोग को, नहीं समझिएगा तो एग्जाम में फंसा देगा आपको बिहार बोर्ड। श्वेत प्रकाश का जब रंग प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो प्रिज्म होकर गुजरता है तो किसका मतलब गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो रेड का घुसता है, ठीक है। रेड का गुजरता सबसे कम, तो सी नंबर में आप टिक लगा दीजिएगा। और सी नंबर राइट आंसर, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ से किसका कंप्यूटर 10 में 10 में कितना आएगा अगर पूछते हैं। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा उपयोग करके इसको संशोधित भगा दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है इस रोग को? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकॉन्सी लेंस। तो उत्तल हो गया दूर का, अवतल हो गया निकट का अरे बचुआ तो ना समझा। उत्तल क्या दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो किसका है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उल्टा अवतल दर्पण का पहनना पड़ेगा, अवतल लेंस का पहनना पड़ेगा। समझे बात को? हाँ सर समझे। तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। तो 10वां नंबर का ए हो जाएगा। और 10 में बताइए, 10 में आप लोग कितना नंबर लाएं? जिसका 10 में 10 आया होगा वो अब की बार बिहार टॉप होगा, और उम्मीद है कि ये टॉप
टॉपर ही करेगा। ठीक है, 10 में 10 जिसका आया होगा। 10 क्वेश्चन हम 10 मिनट का वीडियो लगाए हैं और इस क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बबुआ। वीडियो देखिए, समझिए, ये नहीं कि कम है, स्पीड करके देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, या इनमें से कोई, या इनमें से सभी पर। फिर से बोलते हैं क्वेश्चंस की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करेगा। कोई विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करेगा, त्वरा पर करेगा, नहीं है ना। तो कोई तो इसमें होगा, तो यही ऑप्शन दिया, चालक के पदार्थ पर, चालक के क्या लगा, द्रव्यमान पर, चालक की प्रकृति पर, या चालू पर, स्पर्श पर, तो ये इनमें सभी पर। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। डी, सभी पर ये निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। ताल ठोक के बोलिए कि समझ में आया कि ना। 12वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 12वां नंबर, विद्युत शक्ति का SI मात्रा क्या होता है। बताए थे विद्युत शक्ति, शक्ति 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 वाह, शक्ति शक्ति बोलेगा वाह। कोई बोलेगा मेरे पास शक्ति बहुत है, तो क्या बोलेगा, वाह बेटा वाह। तो वाह मतलब वाट। ओके, वेरी गुड। याद करना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, 10th का कोई दिक्कत ना होने देगा। हम अपने टॉपर है बबुआ, तो टेंशन क्या लेता रहे, हम पढ़ाएंगे ना आपको। अभी ना पूछिए कि सर कितना नंबर लाया, नंबर ना बताएंगे। हाँ लेकिन टॉपर थे, हाँ लेकिन फर्स्ट टॉपर नहीं थे, सेकंड टॉपर थे। फर्स्ट टॉपर मेरा दोस्त लाया था, वही बहुत पढ़ने में थे। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक की विद्युत शक्ति का SI मात्रा वाट होता है। ठीक है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या है। 13 नंबर का क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है, बताइए सर जी। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। 13 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे होंगे 13 नंबर का डी आंसर राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर में टिक लगा दीजिएगा। अभी हम इसका मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, और मिटा के आपको आंसर भी लिखते हैं, क्योंकि आंसर बच्चा फंस जाएगा, फिर बाद में फंस जाएगा। उम्मीद है कि फंस जाएगा। और 10 में जो लाए हैं वो बोल दीजिएगा हमको, ठीक है ना। इसमें कोई कंजूसी ना करेंगे, हम पहले बोल देते हैं, मूड नहीं ख़राब कीजिएगा मेरा, ठीक है रहा। हाँ, 10 में जो लाया होगा उसको मेरे लिए एक चॉकलेट रखिएगा, आप ही लोग खिलाइएगा, ठीक है ना। मजाक करते हैं बबुआ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए बताइए, 11वें नंबर का आपका डी हो गया था आंसर, ठीक है। 12 नंबर का आंसर आपका हो गया था ए नंबर, ठीक है। 13वां नंबर का ये बताए हैं कि कौन, 13वां नंबर का डी बताए थे, सॉरी, ठीक है। 13वां नंबर का डी बताए थे, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, विद्युत जनित्र विद्युत, इसको हटाइए, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, हम बाद में बता देंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है, क्या संकेत करता है बबुआ। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, किसका, बताइए। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के हाथ की मध्यमा संकेत करती है, किसका, तो मध्यमा संकेत करती है बबुआ आप लोग का सी नंबर, चालक के प्रभावित विद्युत धारा की दिशा पर। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, तर्जनी अंगूठा तर्जनी मध्यमा 3 गो होता है, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, अंगूठा बल की दिशा को व्यक्त करेगा, फोर्सेस ऑफ बल, ठीक है। तो यहाँ से आपका 15 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, चालक के धारा की दिशा पर। तो 14 नंबर का सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है बाबुआ। मतलब 15 का सी हो जाएगा, ठीक। 14 का छोड़ दिए थे, ठीक है, 14 को छोड़ दीजिए, टिक लगा दिए, 15 का सी होगा, ठीक है। प्रकाश के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है।
चुंबक के भीतर 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 भीतर। अरे बबुआ तू भूल जाइब तो कैसे काम चली, बताइए। चुंबक के भीतर चुंबक क्षेत्र की रेखाओं किससे होकर गुजरती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। अरे तू ना पहचान पाई ना, हम बताए था, ठीक है चलिए बताते हैं। भीतर मतलब अंदर, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर, बाहर कहेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अभी ऑप्शन में आपका 16 नंबर का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, टाइम डोंट टाइम योर वेस्ट, आपको बता दिए होंगे कि 16 नंबर का ए नंबर मतलब उत्तर से दक्षिण जाएगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है, यूरेनियम है, सोडियम है, कार्बन है, इनमें से सभी है। नाभिकीय ऊर्जा याद कर लेना है, रट लेना है। नाभिकीय ऊर्जा कहेगा तो यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17 का ए। नाभिकीय जैसे कहेगा यूरेनियम बता दीजिएगा, इसमें डरना नहीं है। 18वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। एक वैज्ञानिक है आंद्रे मेरी, वो किस देश से संबंधित है, भारत से है, फिनलैंड से, डेनमार्क से या अमेरिका से है, बताइए। तो 19वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, नीदरलैंड से नहीं बल्कि नीदरलैंड से ही है, ठीक है। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी, ठीक है। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है बबुआ, तो नीदरलैंड से संबंधित था, इसको याद कर लीजिएगा। तो 19वां नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। तो 18 का छूट गया था क्या, नहीं रहा बबुआ, 18 का सी होगा, 18 का सी होगा। 19 का क्या होगा था, 19 का देश, पवनों का देश किसे कहता है, पवनों का देश। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड, वही की बिहार बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है। पवनों का मार्क कौन है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं, ठीक है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। तो यहाँ से आपका डेनमार्क ऑप्शन सी में दिया गया है, 19 का सी नंबर, इसका भी सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें होती है परिमाण दिशा होती है या परिमाण दिशा दोनों होती है या सिर्फ दिशा या परिमाण होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो कौन से तत्व है, नहीं, चुंबकीय क्षेत्र एक ही राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है, इसलिए 20 नंबर का सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी में परिमाण और दिशा, डायरेक्शन और इंस्टीट्यूट दोनों रहता है, ठीक है। नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, निकेल और क्रोमियम होता है, इसको सोचना नहीं है, पटाख से टिक लगाना, जैसे एग्जाम में पूछा पटाख से टिक लगाना, इसको सोचना नहीं है क्योंकि ये सब बिहार का पसंदीदा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करें, नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होते हैं, ठीक है। 21 नंबर का ये नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर का 21 का ये हो जाएगा, 21 का ये, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 नंबर में आप तक कंप्लीट हो चुका है। 20 में 20 जो लाए हैं याद कर लीजिएगा, 20 में जो 20 लाए हैं वो मान लीजिए कि आपकी बार टॉपर तो है ही, प्लस टॉपर ही है, ठीक है। टॉपर प्लस होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। 21 नंबर का आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इनवर्ड। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो माइनस नहीं होगा बल्कि 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आवेश पूछ देगा तो कूलम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए मान कितना होगा, तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। और यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी में 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और 22 को टिक लगा के आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड में आपको क्वेश्चन सही दिख रहा होगा और आपने चूज़ करके बताइएगा कि अपने पहले आंसर दे दीजिएगा, तब मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम आपका होता है वोल्ट का होता है, और वोल्ट का एसआई मात्रक बबुआ एसआई मात्रक है ही, वोल्ट एसआई मात्रक किसका, विभव का। पागल भूल जाते हैं आप लोग, मूड खराब हो जाएगा मेरा तब फिर बस। विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए आप, ठीक है। 23 नंबर का आंसर लिख लीजिए, बी होगा वोल्ट, ठीक है। 23 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 24वां नंबर का देखिए, विभवांतर कैसा है मात्रक वोल्ट होता है, मारेंगे इतना मारना बस, भूलिएगा आप लोग। 24 का क्या हो जाएगा, वोल्ट, हमें आप ऑप्शन नहीं देंगे, मूड खराब हो गया। मेरा बच्चा सब बहुत अच्छा तेज है लेकिन, हाँ ठीक है ना।
विभवांतर कैसे मात्र क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाँ, ये नहीं जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इसलिए हम डांटेंगे नहीं। पागल है क्या? विभवांतर मापने वाले यंत्र क्या कहते हैं? 25 का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा या वोल्टा मीटर हो जाएगा बबुआ? अरे बबुआ का आंसर हो जाएगा इसका रे। देखो, आमीटर मापेगा, दूसरा हो गया। विभवांतर मापेगा तो वोल्ट मीटर जरूरी हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर ऑप्शन किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और डी करेक्ट हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा क्या? वोल्ट मीटर हो जाएगा। विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है, नॉट वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर। ओके। ऊर्जा कैसे मात्रक? जूल बताए थे, जूल बताए थे, जूल बताए थे। राइट आंसर 26 का डी हो जाएगा। इस सब में नॉट, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होगा। जो समतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बन जाएगा कि काल्पनिक बन जाएगा कि वर्चुअल बन जाएगा कि किस तरह बनेगा? बताइए। अरे बबुआ बताओ ना रे। 27 नंबर का आंसर आ गया आप लोग को, क्या जवाब देते हैं? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, हमेशा काल्पनिक बनता है, इमेजिनरी बनता है। आभासी, काल्पनिक को दूसरा नाम से क्या जानते हैं? आभासी, वर्चुअली में जानते हैं, ठीक है। तो बस 27 का आंसर आपका ऑप्शन डी में दिया, ये क्या जिसमें दिया गया बबुआ? ऑप्शन बी में दिया गया। 27 का बी हो जाएगा, ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो हम लोग बता तो देंगे कि CaSO4 होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है भूल जाइएगा, लेकिन भूलना देंगे, बहुत मार मारेंगे, बहुत मार। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 मतलब होता है कैल्शियम होता है कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है। लेकिन 2H2 जल के साथ जो मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। CaSO4 2H2 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्लोरीन की परमाणु संख्या, लेकिन इसका आंसर देने से पहले 28 नंबर का आंसर लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर। 28 का बी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 29 नंबर का देखिएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है, याद कर लीजिएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। इसकी पूरी जगह संयोजकता कितना होता है? 2 8 7 8 2 10 और 17 12 में कौन बचा? 7 बता, 7 इसका संयोजकता हो जाएगा। लेकिन अब संयोजकता पूछा ना, लेकिन बता दिए हम। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। 29 का डी हो जाएगा, आंसर का डी। इसको अच्छा से लिख दीजिए, कहा है बच्चा सबको नाराज कीजिएगा। एथिलीन को क्या कहा जाता है? एथिलीन को क्या कहा जाता है बताइए? एथिलीन को क्या कहा जाता है? एथिलीन को क्या कहा जाता है बताइए? एथिलीन को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है, एल्डिहाइड कहता है, या दोनों कहते हैं? बताइए। एथेनॉल को हम लोग कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल को अल्कोहल, अल्कोहल का OH कहते हैं। एल्डिहाइड को क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH होता है। कीटोन का क्या होता है? CO होता है। बस ये 4 को याद कर लीजिएगा। 4 को में एक ठो आपका एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा, गारंटी के साथ पूछेगा। समझे? समझ गए। चलिए, सामान्य अल्कोहल 30 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है, 30 नंबर का ये हो जाएगा। और यहाँ से 30 नंबर आपका समाप्त हो चुका है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 30 में 30 किसका आया? 30 में 30 किसका आया? 30 में 30 में जिसका आएगा वो टॉपर तो होगा ही, प्लस 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 इंडिफिनिट अनंत जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी 30 नंबर इंफिनिट गया है। 30 में 30 जिसका सही होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ना तो बहुते मार खाइएगा। लेकिन आप लोग, मूड खराब हो गया है मेरा बचवा सब साला पढ़ता नहीं है, मूड खराब हो गया है। नहीं पढ़ता, अरे पढ़ता। 31वां नंबर देखिएगा। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? कली चूना, कली चूना, कली चूना। तो कली चूना का 31 नंबर का बी हो जाएगा, Ca हो जाएगा। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। कली चूना,
कली चुना CAO 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 याद कर लीजिए बिना ऑप्शन का याद कर लीजिए। कली चुना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CAO हो जाएगा। 31 नंबर का B हो जाएगा, 31 का B हो जाएगा, 31 का B हो जाएगा। बस टिक लगाते आ जाइएगा, ठीक है ना। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है। तो जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो 32 का B हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और यहाँ से आपका 32 का B हो जाएगा और यहाँ से आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। तब तक हम मिटा लेते हैं, नहीं तो फिर बच्चा को दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा सर समझे में ना आया ऑप्शन क्या क्या लिखे थे। तुझे चाहने के लिए चाहत बड़ी है, याद न आएगी जब वो बड़ी है। तेरा नाम लेके मैं चाहत बड़ी है। वाह वाह सर जी, हिला दिया आपका। चलिएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लेकिन 32 का आंसर आप लिख दीजिए। 32 का 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब देखिएगा 32वां नंबर का आंसर क्या आ जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, 32वां नंबर का B ना आप आज कराएंगे 50 को। ठीक है, 50 को कराएंगे कि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो देखेगा ना बस आप लोग तो देख लीजिएगा, लेकिन और को बच्चा नहीं देखेगा। चलिए ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पढ़ाए थे। बेकिंग सोडा पिल के लाइव वीडियो में बताए थे, कल का वीडियो में बताए थे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा को पहले समझिएगा और अन्य नाम से क्या जानते हैं। तो खाने वाला सोडा खाते हैं, खाने वाला। सुबह सुबह उठिएगा कहेगा मम्मी चाय चाय चाय, मम्मी तो कहोगे जरूर पारोटी ले आ, पारोटी ले आ। तो पारोटी में लाएगा क्या, पारोटी फूलल रहता है। किसके द्वारा फूलल रहता है, बेकिंग सोडा के द्वारा फूलल रहता है। अब बेकिंग सोडा को अन्य नाम से क्या जानते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। समझिएगा, बहुते ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे आप लोगों को, बहुते मार मारेंगे, बहुते मार। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग, मेरा बच्चा बहुत तेज है। तो NaCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है। लेकिन 33वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 33 का नंबर ये हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। क्या रे बाबा, कभी ब्लू लिखते हैं कभी काला लिखते हैं, पागल। हाँ काम का 34 का आंसर देखिएगा। 34 का, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो समझिएगा ना तो बहुते मार मारेंगे, बहुते मार। नीला को लाल करे अम्ल है, जो लाल को नीला करे वो क्षार है। नीला अम्ल का pH मान 7.5 से कम होता है, क्षार का मान pH मान 7.5 से अधिक होता है। उदासीन का विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। याद कीजिएगा, नहीं तो बहुते मार खाइएगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो वो अम्ल होता है। नीला को लाल करे वो अम्ल होता है। और यहाँ से आपका आंसर राइट 34 नंबर का ए हो जाएगा। और 34 को ए लगा दीजिएगा। यहाँ से आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, बल्कि आपको एक नंबर दे के जाएगा बिहार बोर्ड का टीचर। ठीक है, चलिए 35वां नंबर का ऑप्शन देखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, 10.5। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये एग्जाम में पूछा रहेगा। और ये डी में ही रहेगा, डी में ही रहेगा। ऑप्शन में देख रहे हैं ना, डी में ही रहेगा, डी में ही रहेगा। ना सी में आएगा, ना बी में आएगा, ना ए में आएगा, डी में ही रहेगा ससुराई। इसका बिहार बोर्ड का ठप्पा पड़ गया है। इसको डालेंगे ऑप्शन में, डीएम डालेंगे। तो डालिए, मेरा बच्चा को हम ही सिखा देंगे कि डीए पर डालिएगा। लेकिन सिखाने से पहले इसको रटवा देंगे, याद करवा देंगे। अरे बाबू आ तो बिहार बोर्ड हमको नहीं जीत करे, मेरा बचवा सब खाली टॉपर हो जाए ना, तब देखिएगा।
होगा ये। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना 10.5 होता है, लेकिन 35वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम यहाँ से लिख देते हैं 35 का डी हो जाएगा, ठीक है, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36वां नंबर का, निम्न में से कौन सा धातु चमकीला है? आयोडीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है और आपका डी नंबर सेलेनियम है। तो अधातु चमकीला है, कौन सा धातु चमकीला है? चमकीला, चमकीला आयोडीन होता है चमकीला, बहुत चमकता है आयोडीन। और आयोडीन को हेलोजन तत्व भी कहते हैं, लेकिन 12th में जाइएगा तब ये सब पढ़िएगा, 11th में जाइएगा तब पढ़िएगा, लेकिन हम पढ़े आपको बताते हैं, आगे चले कोई दिक्कत नहीं होगा। हेलोजन तत्व 4 गो होते हैं, 6 गो होते हैं, 7 गो होते हैं, लेकिन हेलोजन मुख्य प्रकार से 4 गो होते हैं। ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, और क्या होगा, कुछ नहीं, और क्या, आयोडो फास्फोरस होता है, ठीक है, या फ्लोरीन होता है, भूल गए हम, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है। चलिए आप देखिए 36वां नंबर का आंसर, कौन सा धातु चमकीला हो गया है, 36वां नंबर का ए होगा, ठीक है, 36 का ए हो जाएगा। 37वां नंबर पर जाइएगा, कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, मतलब क्रियाशील करेगा, सबसे अभिक्रिया करेगा? एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, Mg है, मतलब मैग्नीशियम है। तो 37 नंबर का Mg हो जाएगा, बहुत अभिक्रियाशील धातु है ये सब, ठीक है ना। तो 36वां का आंसर हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि फिर ना गलती ना आता है, ना तो बस मेरा बस। देखिए 36 का हो जाएगा, 37 का जाएगा ना, 37 का भी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हो जाएगा, सोडियम अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। जिसका बी पर टिक लगा दीजिएगा। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु की 72 कक्षा, ऑक्सीजन का पहले परमाणु संख्या 8 होता है, 2 6, बाहर कौन निकला, 6 निकला, 6 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन लिख दीजिए बच्चों, सब नहीं तो बौखला जाएगा। 38वां नंबर का बी हो जाएगा, 38 का, 39 का जाइए, 39 का, ब्यूटोन एवं कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ब्यूटोन एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन हो जाएगा, ठीक है, कीटोन। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, हम दिखा देंगे, लेकिन इसका आंसर कीटोन हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध, 3 संयोजक बंधन होते हैं, N3 होता है, N2 ना होती है। समझिएगा, मरकरी वो गिरा था। चलिए 40 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 40 का सी में। 41 पे जाइएगा, एल्किन का सामान्य सूत्र, एल्किन का 3 चीज़ बताते हैं, तीनों याद कर लीजिएगा, इसमें एक तो पूछ देगा, ठीक है। एल्केन, एल्किन, अल्काइन। एल्केन का अनुसूत्र, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्किन का CnH2n कुछ नहीं इसमें लगेगा, ना +2 लगेगा, ना +1 लगेगा। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। एल्किन का क्या होगा, CnH2n। और एल्काइन का CnH2n सब में होगा, -2 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका 41 का नंबर एल्किन का रहा था, तो CnH2n हो जाएगा। 41 का बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी पर टिक लगा दीजिएगा आप। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, पहले सबसे पहले बात समझिए, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोर्सले साहब ने किया था। लेकिन आवर्तों की संख्या कितना था? तो 7 आवर्त था, 7 आवर्त था, ठीक है ना। अब भूलिएगा नहीं, तो 42 का 7 हो जाएगा, 42 का मतलब ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आएगा, 42 का ए। चलिए आपका जानते हैं 43 का, ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज बढ़ता है, 43 का बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, टिक लगा दीजिएगा आप। हम अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में रहता है? देखिए जहाँ कहेगा तरल अवस्था तो वहाँ लगा दीजिएगा आप लोग ब्रोमीन। 44 का बी हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन को क्या कहते हैं? Br कहते हैं,
ये भी याद रखिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। सर कैसे संयोजकता हो गया? 6 होता है, 2 4 कटा तो 4 कौन होगा ना बबुआ रे। तो आपका 45 का सी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, 45 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस ये पीडीएफ आपको ब्लैक बोर्ड में दिखता में अनफॉर्चुनेटली महसूस होगा, इसलिए 45 नंबर तक ही रखते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपको 45 से 80 तक करवाया जाएगा। तो बेझिझक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे इस क्लासेस में आपको हंसी भी आई होगी, मज़े भी आए होंगे और पढ़ने का मज़ा भी आया होगा। पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये पढ़ाने का, समझाने का, रटवाने का नहीं है, इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आनी चाहिए, इसलिए मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आप लोग को लाता रहता हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स को वीडियो देखें, शॉर्ट्स में मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि हम टिक्स से बताते हैं, और शॉर्ट्स को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए ये 10th क्लास का मास्टर है और आप थंबनेल में देख के लिए होंगे कि ये ऐसा मास्टर कोई नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड में जो आपको बेहतरीन लेवल से, हाँ बहुत टीचर हैं जो बताते हैं आप लोग को, इससे भी कुछ हम अलग प्रयास करने की सोच रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर फैलाइएगा अपने बच्चों को, दोस्तों को, और बिहार के अन्य ज़िलों में, गाँव में गरीब बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक भी पैसा नहीं लूँगा। और 28 तारीख से याद रखिएगा कि मेरा कोर्सेस चालू होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि इस चैनल से पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और फिर आखिरी में जय हिंद जय भारत बोलना चाहता हूँ। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।